नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। एटॉम वाली यूनिट समाप्त हो चुकी है, तो अब बारी है लैब असिस्टेंट 2016, 18 और 2022 की दोनों शिफ्ट में अब तक जो 4 पेपर हुए लैब असिस्टेंट के, उनमें कौन कौन से सवाल पूछे गए उनको सॉल्व करने की। सवाल बहुत ही शानदार, मैंने बताया ना, जो क्लास आपको एक छोटी सी क्लास, यानी कि मतलब जो 2 क्लास में अपनी यूनिट समाप्त होगी, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारे स्टूडेंट का 1-2 मैसेज भी ऐसे आए थे कि सर क्या ये कंटेंट सफिशिएंट है? ये मोर देन सफिशिएंट है। जब 2022 में 30 मिनट का कंटेंट सफिशिएंट हो सकता है, तो अभी तो कितने 2.5 घंटे का है, मतलब उससे 5 गुना जो कंटेंट है वो है, मतलब ठीक है, चीज वही थी, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि मतलब 2022 के मुकाबले कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ली, एक्स्ट्रा नहीं लिए, उन्हीं चीजों को थोड़ा विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, हाँ चलिए। तो और सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब कितने मस्त सवाल है, मतलब आप देखना मजा आ जाएगा आपको। पहले बात करते हैं लैब असिस्टेंट 2016 की। 16 में सवाल पूछा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए यह है। भाई साहब कितना मस्त सवाल है। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन में, ठीक है, जो आयनीकरण ऊर्जा वो है 13.6। आपको निकालना है ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, ड्यूटेरियम क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको ये पहले तो पता होना चाहिए, बाकी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये होता है 1H1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, दूसरा ड्यूटेरियम, फिर एक होता है ट्राइटियम, या फिर 1T3 भी लिखते हैं इसको, 1T3 भी लिखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो क्या है आयनीकरण ऊर्जा, तो आपके जो आयनीकरण ऊर्जा होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई मान लो, ठीक है, वो आपके आयनीकरण ऊर्जा होती है कि उसको कि जो प्लस 13 पॉइंट, मतलब कितनी ऊर्जा दे कि वो उसका जो पहला कक्ष है जो मूल अवस्था में है उसको छोड़ के भाग जाए। वही तो होता है भाई, आयनीकरण ऊर्जा मतलब उसको कितनी ऊर्जा दे कि वो मूल अवस्था को छोड़ के भाग जाए। तो भाई जेड स्क्वायर, वहां के लिए एन बराबर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, मूल अवस्था से छोड़कर उसको बाहर फेंकना है, तो मूल अवस्था की जो ऊर्जा है वो माइनस में आएगी, उसका पॉजिटिव कर लो, उल्टा उतनी ऊर्जा करके देके उसको 0 कर दो। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो आपको इतनी ऊर्जा देनी है, मतलब ठीक है, जो आयनीकरण ऊर्जा है, आयनीकरण ऊर्जा ये इतनी आपको देनी है। ठीक है, इतनी देनी है। अब ये कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन के लिए दे रहे हो आप 13.6, चूंकि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, चूंकि हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, Z बराबर 1, तो इसका मतलब आप 13.6 दे रहे हो। ठीक है, अब जो ये पूछ रहा है कि ड्यूटेरियम के लिए, ड्यूटेरियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए ये है कितनी होगी, तो उसके लिए भी तो Z कितना होगा। ड्यूटेरियम की बात करोगे तो ड्यूटेरियम के लिए Z बराबर 1 और N बराबर 1 तो पहले ही है, ये अपनी जो कंडीशन है उसके हिसाब से, तो भाई इसके लिए भी Z बराबर 1 है, यहाँ भी Z बराबर 1 ही है, तो इसका समस्थानिक है। ठीक है, समस्थानिक है। ठीक है, और जो समस्थानिक होते हैं उनमें क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम रहता है, तो समस्थानिक परमाणु क्रमांक सेम रहता है, तो साफ बात है इसके लिए 13.6 बोला है, ये भी कितना होगा, 13.6 ही होगा, 13.6 ही होगा। ठीक है, अतः कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है मैंने समझा रखा है कि भाई मूल अवस्था में स्थित है, जब n बराबर 1 पर स्थित है, तो उसकी जो ऊर्जा है उतनी की उतनी उसको ऊर्जा देनी कि उसको अपन 0 कर दे, तो वो होता है माइनस में, वो आती है माइनस में, -13.6 ये होता है अपने -13.6 En का फॉर्मूला, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो n बराबर 1 पर जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसकी अपने को पॉजिटिव ऊर्जा देनी होती है, ताकि इसकी ऊर्जा को अपने को 0 करना होता है। 0 करना होगा तो इसका पॉजिटिव मान दे दो, 4 को 0 -4 को 0 करने का क्या क्या करोगे, पॉजिटिव का 4 वो कर दोगे। ठीक है, तो बस
ये होता है। बहुत मस्त सवाल था, बहुत लॉजिकल सवाल। पेन आपको चलाने का काम ही नहीं था, ये तो पेन मैंने चलाया आपको समझाने के लिए, पेन चलाने का काम ही नहीं था। 13.6 सीधा सा, समझ गए? चलो ये आ गया, ठीक है। क्योंकि ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक, और समस्थानिक में क्या है, जेड बराबर सेम ही होते हैं, जेड सेम ही होते हैं, जेड से सेम होगा और एन सेम है ही है, एन 1, तो 13.6 आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल, ये 2016 का सवाल है। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n बराबर 2 कक्षा में कोणीय संवेग, तो आपको पता है कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2 पाई, NH/2 पाई, ठीक है। अब क्या N2 बोल दिया तो 2H/2 पाई, यानी कि क्या हो गया, H/पाई, H/पाई, यानी कि ऑप्शन थर्ड, H/पाई, H/पाई, ठीक है। ट्रिशियम 1T3 परमाणु की n बराबर 2 अवस्था के लिए बोहर कक्षा की त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो पहली बात तो आपको बोहर कक्षा की त्रिज्या, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Rn फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n²/z, ठीक है। अब इसने बोला कि ट्रिशियम, मतलब आपको बाकी कुछ नहीं देखना है। अब इसने क्या बोला, ये कितना, यहाँ कितना 1 है, ये जेड को शो करता है, अतः यहाँ पर क्या हुआ, जेड इक्वल 1, जेड बराबर आ गया 1, और n इक्वल 2 अवस्था के लिए, n बराबर 2 अवस्था के लिए, तो सिंपल सी बात है, कुछ रह ही नहीं गया। अब तो ये क्या कितना होता है, ये अपने फॉर्मूले में कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, तो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4, जेड की जगह 1 और एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना होगा भाई 0.529, तो आप 0.5 को 2 से गुणा करो, लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और पीछे एंगस्ट्रॉम है, मतलब 10 की घात -10, 2 पॉइंट समथिंग कहां पर है, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी 0.5, ये है 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। कैलकुलेशन नहीं करने का, मैं कह रहा हूं ना, कैलकुलेशन आप तब करो जैसे, अब तो यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ करो कैलकुलेशन करो, आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन देखने हैं। अगर ऑप्शन मान लो एक ऑप्शन ऐसा होता 2.12, दूसरा तो होता 2.45, तब तो आपको कैलकुलेशन करना होता, ठीक है। लेकिन याद, ये तो आसपास ही नहीं है कोई, ये सारे 0 पॉइंट में, ये भी 0 पॉइंट, मान लो कोई 1 पॉइंट पे भी दे देता 1.9, तो भी वो नहीं होता, क्योंकि हमेशा 2 से बाहर ही होगा। 0.52 है ना, उसको 4 से गुणा करोगे तो वो 0 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो बस यही ऑप्शन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हो गए 2016 के सवाल पूरे, 2016 के सवाल फिनिश। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ठीक है। तो मतलब पहले तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 1/λ, 1/λ कितना होता है, R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो ये बोल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी, तो लाइमन, बामन, पाचन, ब्रैकेट फंड, लाइमन, बामन, पाचन, ब्रैकेट फंड, और तो बामन के लिए क्या आएगा, बामन के लिए हमेशा वो कहां पे आएगा, जो n1 है वो तो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये बोल रहा है अधिकतम तरंग दैर्ध्य मतलब न्यूनतम ऊर्जा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य मतलब न्यूनतम ऊर्जा, ये बात हुई भाई। अधिकतम लैम्बडा मतलब न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा अंतर, तो वो कब होगा, अपन ने ये चैप्टर में पढ़ा चीजें, जब n2 बराबर 3 से ये मारेगा जंप, n2 इक्वल टू 3 से, ये बात करनी है अपने को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लैम्बडा मैक्सिमम
आर 1/n1 यानी कि 1/4, 1/3 का स्क्वायर 9। ये देखोगे तो लैम्बडा मैक्सिमम आर ये कितना 9 और भाई 4 5, भाई 9 में से 4 गए 5, 5/36। यहां से जो आएगा लैम्बडा मैक्सिमम कितना आएगा, लैम्बडा मैक्सिमम आएगा 36/5 इंटू 1/r, 1/r। ठीक है, अब देखो जो आपके 1/r होता है उसकी एक वैल्यू होती है, तो ये जो 1/r है इसकी वैल्यू अपने को 900 और समथिंग कुछ होती है, 900 और 13 के आसपास। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने का काम नहीं है। और ये 36 है, 36 में आप लगभग 5 का भाग दोगे तो 7 बार, कितना 7 बार। मैं आपको वैसे तो इस 1/r कितना होता है 913, जैसे कि आपको ये करना पड़ेगा। वैसे तो ये जो है 936/5 और ये 1/r होता है 913, कितना होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 913 ठीक है, ये तो ये हो जाएगा 913। ये तो आप जब कैलकुलेशन करोगे, सिंपल सा बताऊं तरीका, ये मान लिया 900, ये मान लिया कि तब 35/5 7, 7 इंटू 9 63। तो मतलब 63 मतलब आपके पास कोई तो ऑप्शन दूसरा है, देखो 63 के आसपास 65 ऑप्शन है, बाकी ये 5600 बहुत दूर है, 1216 बहुत दूर है, 48 बहुत दूर है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सीधा सीधा ये हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा करेक्ट, ये आपके हो जाएगा करेक्ट। तो एग्जाम में ऐसे करना है, ऐसा जरूरी नहीं हर सवाल में आप कैलकुलेशन करने बैठो। हाँ, अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसा एक ऑप्शन ऐसा होता कि 6400 और समथिंग, तब आपको ये पूरा गुणा भाग करना होता। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी आप जरूर करना गुणा भाग करके, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी बात बनेगी आगे। ठीक है, चलिए ये सवाल नंबर 4 ये हो गया लैब असिस्टेंट 2018 का सवाल पहला। ठीक है, फिर लैब असिस्टेंट में जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित अस्त्र में होता है तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में, ये कह रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में, प्रथम उत्तेजित स्तर मतलब क्या, हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजित स्तर अर्थात n=2, n=2, तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में, तो जो मूल अवस्था की त्रिज्या आपको पता है जो r n है वो क्या होता है एक्चुअली n²/r1, यहाँ पर क्या r1 क्या मूल अवस्था की त्रिज्या। ठीक है, और मतलब कुछ भी यहाँ पर आपने बताइए जो rn है समानुपाती किसके होते हैं n² के, तो ये जब n=2 हो जाएगा तो ये त्रिज्या कितनी होगी 4 गुना, 4 गुना n=2 अर्थात 4 गुना कितना 4 गुना ये हो जाएगा मामला। ठीक है, तो जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 4 गुना, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 गुना। भाई जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में 4 गुना हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए। ठीक है, ये है, इसको क्या करना अपनी पहली उत्तेजित अवस्था, तो देखो अपनी निम्नतम अवस्था, तो इनकी जो निम्नतम अवस्था है E1 -13.6, ठीक है, किसके लिए हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, जेड की जगह लिख दो 1, वही मतलब 1 का स्क्वायर और अपन 1 का स्क्वायर, ये तो होगी निम्नतम अवस्था में ऊर्जा इस अवस्था में। ठीक है, अब जैसे कि इसको जाना पहली उत्तेजित में जाना है, तो पहली उत्तेजित में क्या होगी ऊर्जा -13.6, हाइड्रोजन के लिए जेड तो है ये 1 और ये 2 में जा रहा है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लो, बस ये आपको निकालना है, ये घटाना है। ठीक है, ये देख लो ये क्या होगा आपके, ये अगर निकालोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा -13.6/4, मतलब ये कितना आएगा 13.6 में 4 का भाग दो तो 4×3 = 12,
माइनस तो आएगा 4×3 12, पीछे रह गए 1.6 और 4 16 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये भी पीछे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो मतलब E1 में ऊर्जा ये है, E2 में ऊर्जा ये है। अब आपको इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के ऊर्जा अंतर के बराबर आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। अतः आवश्यक ऊर्जा E2 में जाने के लिए क्या होगा, आवश्यक ऊर्जा E2 में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा वो क्या होगी, E2 माइनस E1, तो E2 कितना -3.4 -13.6, ये आ जाएगा प्लस 13.6 3.4 यानी 10.2, यानी कि आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उसको दोगे तो वो क्या होगा, निम्नतम अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा। प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 2, अगर बोले द्वितीय उत्तेजित अवस्था यानी कि n बराबर 3, ठीक है। चलिए मैंने बता रखा आपको। ये हो गया अपने लैब असिस्टेंट 2018 के सवाल पूरे, ठीक है। अब लैब असिस्टेंट 2022 के हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो इसमें क्या ही पेन चला है अपन, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था मूल अवस्था है से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक वहां से मुक्त करना है। ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कितनी है। निम्नतम अवस्था में उसमें कितनी होती है ऊर्जा, -13.6 होती है। अतः मुक्त करने के लिए कितनी चाहिए, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि मतलब मुक्त करना मतलब क्या है, कहां पे भेजना, अनंत पे भेजना, ई इनफाइनाइट। और वहां पर ऊर्जा कितनी चाहिए होती, ऊर्जा होती है 0। तो आपको जो ऊर्जा अंतर जो है जो आपको भेजना है वो क्या चाहिए, ऊर्जा अंतर हो जाएगा ई इनफाइनाइट माइनस E1। तो ये ई इनफाइनाइट कितना 0 -13.6, तब जाके ये आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए, इसलिए ये होता है, ठीक है। बात क्लियर। तो इसमें कोई आपको पेन भी चलाने का काम नहीं था। आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के लिए न्यूनतम -13.6 होती है, तो 13.6 दोगे तो 0 हो जाएगी, वो वाह इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, अनंत पर, ठीक है। चलो 8वां, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस श्रेणी सत्र में होती है। तो लाइमन, बामन, पाचन, ब्रैकेट और फंड। पाचन, ब्रैकेट और फंड तीनों किसमें होते हैं, अवरक्त में। यही लाइमन, बामन, पाचन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों तो किसमें होते हैं, ये तीनों होते हैं अवरक्त, ठीक है। ये होता है विजिबल और ये होता है पैराबैगनी। इसमें होता है पैराबैगनी, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये सवाल कितनी बार आएगा, MBR NH/2π, ठीक है, NH/2π। तो तीसरी बोल रहा है तो 3H/2π, 3H/2π, 3H/2π का है 3H/2π। ध्यान रखना कहीं गलती से 3H/π पे टिक नहीं कर दो थोड़ा सा, ये बस ऐसे सिंपल सवाल 3H/2π, ठीक है। मतलब ये देखो 2022 के सवाल आपको पेन तक नहीं उठाना था, एकदम मेरे को बोल दे जाए अच्छा इसके लिए 13.6, इसका पैराबैगनी,
इसका NH/2 तो 3H/2, मतलब पेन तक नहीं उठाना था। ठीक है, चलो। हाइड्रोजन परमाणु को बोर परमाणु मॉडल के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या n व कक्ष की त्रिज्या r में संबंध, अरे रे 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 रे, ठीक है, Rn बराबर क्या होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। इसका मतलब Rn समानुपाती किसके हुआ n स्क्वायर के। Rn किसके समानुपाती हुआ n स्क्वायर के। सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा n व r में संबंध। ठीक है, तो कितना r समानुपाती n स्क्वायर, समानुपाती n स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य के लिए प्रतिबंध। अब देख लो सवाल कैसे, देखो इसने 2018 में सवाल पूछा कि हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य, यहाँ तो पूरा अपने को करना था कैलकुलेशन, वही अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए अधिकतम कब होगी जब 3 से 2 में कूदे, 3 से 2 में कूदे। यहाँ पर इसी सवाल को मॉडिफाई करके घुमा फिरा के इसने 2022 में पूछ लिया, 2022 में पूछ लिया। ठीक है, तो मतलब क्या है 3 से 2 में कूदना है, मतलब ये इसने सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है NI, I मतलब NI मतलब क्या होता है, I मतलब होता है इनिशियल, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग वाला। ठीक है, प्रारंभिक हो गया, और NF यानी कि फाइनल, अंतिम। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप कहां से करोगे कि भाई 3 में बैठा हुआ कहां पे कूदे, 2 में कूदे। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया है, अभी कुछ था ही नहीं। और यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अवशोषित करता है, तो यह कौन से कक्ष में उत्तेजित हो जाता है, यानी कि भाई प्रथम कक्ष में स्थित कोई इलेक्ट्रॉन है उसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा कहीं बाहर से मिल जाती है। ठीक है, तो वो कौन से कक्ष में जाएगा, तो मेरे को ध्यान नहीं है, तो भाई मैंने माना कि वो कौन से में जाएगा, माना वो जाएगा किसमें, एनवे में, एनवे कक्ष में। तो साफ बात है, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा जो 12.1 है वो किसके बराबर होगा, En माइनस E1। ठीक है, अब देखो, अब 12.1 En की कितना हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसमें आपके हाइड्रोजन है यानी कि 1 तो हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए क्या होता है E1 कितना होता है -13.6 होता है, तो -13.6। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 12.1 -13.6 प्लस 13.6, अब ये प्लस 13.6 इस साइड जाएगा तो ये कितना, सॉरी 12.1 है ना। ठीक है, चलो 13.6, अब 13.6 और 13.6। ठीक है, तो इस साइड आएगा तो कितना 13.6 में से 12.1 को घटा दो, 13 तो यानी 1.5 यानी कि -1.5 माइनस का 13.6 1/n स्क्वायर, 1/n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यानी कि 15/136 ये कर दो आप। ठीक है, तो 1/n स्क्वायर बराबर 1/n स्क्वायर, 15/136। 15 को आप कितने से आप करो, लगभग आप 10 से गुणा करोगे तो आएगा 135, सॉरी 150, और लगभग 9 से वो करोगे तो 15 × 9 कितना है 135 के आसपास, 15 × 10 150, 150।
ठीक है, ये हो जाएगा 1/9 के आसपास लगभग, अप्रोक्सीमेट 1/9। तो यहां से 1/n² बराबर 1/9, ये कब पॉसिबल है? जब n बराबर 3, n बराबर कितना होगा? 3। ठीक है, अतः n इज इक्वल टू कितना? 3। n इज इक्वल टू कितना? 3। बात समझ गए? ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो ये सवाल था इस टाइप का। ये सवाल 2022 के 29 वाले पूछे गए थे। अब लास्ट सवाल, बोर के द्वितीय अभिकृत की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत की द्वारा दी जाती है? तो पहला है, पहले में किसकी बात की थी? पहले में बात की थी कि भाई विद्युत बल, जो विद्युत बल है, विद्युत बल बराबर क्या होता है? अभिकेंद्री बल। इसकी बात की थी इसने, अभिकेंद्री बल की बात की थी। दूसरे में किसकी बात की थी इसने? दूसरे में बात की थी, दूसरे में इसने बताया था कि भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोष में चक्कर लगाते, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां उसका कौणिक संवेग NH/2π होता है। फिर अपने पास एक संबंध आया था कि इसका जो S होता है परिधि, वो होती है n लैम्बडा। ठीक है, और ये किसका संबंध था इससे? डी ब्रोगली से, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य वो क्या है? अपने आप में द्रव्य तरंग सिद्धांत है। वो क्या? द्रव्य तरंग सिद्धांत, क्योंकि कौणिक संवेग संरक्षण सिद्धांत तो है, इसमें कोई कौणिक संवेग संरक्षण सिद्धांत नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा। ठीक है, आइंस्टीन प्लैंक सिद्धांत वो भी कोई बात नहीं है, द्रवपूर्ण मॉडल सिद्धांत वो भी कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, द्रव्य तरंग सिद्धांत, क्योंकि इसके कारण डी ब्रोगली का संबंध दिखाता है, तो इसी कारण ये द्रव्य तरंग सिद्धांत। ठीक है, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली क्या अपने आप में किससे आता है? द्रव्य तरंग सिद्धांत से आता है, मैटर। डी ब्रोगली ने ये बताया था कि कोई भी द्रव्यमान होता है उससे संबंधित क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। उससे संबंधित क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, तो द्रव्य तरंग सिद्धांत ये देख लो, ये है पूरा मामला। तो पेपर कैसा था? शानदार था, मस्त। ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, एक से बढ़कर एक सवाल, एक से बढ़कर एक सवाल। ठीक है, बहुत शानदार वाले सवाल थे। चलिए, थैंक यू सो मच। और अपना रिप्लाई कमेंट जरूर करना कि कैसा मजा आया, कि जो मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया क्या वो सफिशिएंट है। अब आपको लग जाएगा कि सर जी मोर देन सफिशिएंट, एक भी सवाल बाहर नहीं है। ठीक है, अब तो मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2022 में मैंने पढ़ाया था, तब 2022 की मेरी देखना क्लास, और फिर ये जो 7 सवाल देखना, एक तो 29 वाले 4 और ये 7 सवाल हो जाएंगे। तो वही सिंपल सी बात है, डरने वाली बात ही नहीं है। यहाँ कंप्लीट कंटेंट, शानदार कंटेंट मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं करना है। थैंक यू सो मच।